नियम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मुख्य में मैं हूं, गौड़ में कौन है? कप्तान साहब। अगर कप्तान साहब नहीं हो तो क्या मैं टेलीकास्ट कर दूंगा? नहीं कर पाऊंगा ना। ऐसे ही ये गौड़ नियम क्या है? मुख्य नियमों के पूरक हैं। गौड़ नियम क्या है? मुख्य नियमों के पूरक हैं। और इनकी संख्या कितनी बताइए? 5 बताई। किसने? थॉर्नडाइक ने। सबसे पहले बात किया जाए, सबसे पहले कहते हैं बहु अनुक्रिया का नियम। क्या कहते हैं? सबसे पहले कहते हैं बहु अनुक्रिया का नियम। कौन सा नियम? बहु अनुक्रिया का नियम। फिर कहते हैं थॉर्नडाइक महोदय कि मनोवृत्ति का नियम। किसका नियम? मनोवृत्ति का नियम। फिर क्या कहते हैं? इसके बाद आंशिक क्रिया का नियम। कौन सा? आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। इसके बाद कहते हैं सादृश्यता का नियम। क्या कहते हैं? सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम। और फिर अगला कहते हैं साहचर्य रूपांतरण का नियम। साहचर्य रूपांतरण का नियम। तो बेटा ये सीखने के 5 गौड़ नियम है। कितने? 5 गौड़ नियम। थॉर्नडाइक कहते हैं कि जब भी हम किसी लर्निंग प्रोसेस में जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है? बहु अनुक्रिया करनी पड़ती, बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है, बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है। जैसे हमने बिल्ली पर प्रयोग किया था, बचपन में साइकिल चलाई होगी बेटा, कभी साइकिल का चैन अचानक से उतर जाता था, या साइकिल का चैन जब उतर जाता तो उसको चढ़ाने के लिए हम क्या करते थे? बहुत सारे अटेम्प्ट करते थे ना, आगे पीछे दाहिने बाएं बहुत सारा घुमाते थे, ठीक करते थे। फिर जब बहुत सारा घुमाते थे तो उसी में से कुछ होता था, एक आध दो एक्टिविटी जिससे साइकिल का चैन क्या हो जाता था? सही हो जाता। तो पहले थॉर्नडाइक कहते हैं कि सीखने के लिए आपको क्या करना होगा? बहु अनुक्रिया करनी होगी। जैसे बिल्ली को बंद किया गया जब पिंजरे में और बाहर भोजन दिया गया तो बिल्ली ने क्या किया? निरंतर उछल कूद किया, और जब वो निरंतर उछल कूद कर रही थी उसी बीच में उसका पैर लीवर पर पड़ गया। तो यही कहते हैं कि आपको अधिगम करना है तो पहले क्या करना? बहु अनुक्रिया करनी। इसके बाद अगला है मनोवृत्ति का नियम, या इसको मनोदशा का नियम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मनोदशा का नियम। कि जब आप किसी भी प्रकार का अधिगम करने जाते हैं तो आपकी मेंटालिटी क्या है, मानसिकता क्या है, मन की दशा क्या है, मन की वृत्ति क्या है, आपकी मानसिकता क्या कहती है कि आप वास्तव में इस काम को कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो उसको है ये थॉर्नडाइक कहते हैं अगर मानसिकता हमारी अच्छी है, मनोवृत्ति अच्छी है तो वही हम अधिगम कर सकते हैं। और मानसिकता कमजोर होने पर, मनोवृत्ति की दशा ठीक नहीं होने पर, मन की दशा ठीक नहीं होने पर तो हम कोई भी अधिगम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अगला है आंशिक क्रिया का नियम। तो जब बहु अनुक्रिया करते हैं ना बेटा तो उसके बाद वाला जो स्टेप आता है उसमें आंशिक क्रिया करते हैं। जैसे मैंने साइकिल का चैन सही करने की उदाहरण दिया, तो स्टार्टिंग में साइकिल का चैन सही करने के लिए हमने बहुत सारी एक्टिविटी की थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब हमको पता चल गया कि इसी प्रकार से पहिया घुमाने से साइकिल का चैन सही होता है तो हमने बहुत सारी अनुक्रियाओं को छोड़ के कुछ चुनिंदा एक्टिविटी को ही करने लगे। इसी को हम क्या कहते हैं? आंशिक क्रिया का नियम। इसके बाद सादृश्यता का नियम। तो सादृश्यता के नियम में थॉर्नडाइक कहते हैं कि अगर समान परिस्थितियां दी जाएं, समान परिस्थितियां दी जाए अधिगम करने के लिए तो प्राणी को अधिगम करने में क्या होती है? आसानी होती है। मैं एग्जांपल के साथ इसको क्लियर करना चाहूंगा। जैसे जब हमने प्रयोग किया था थॉर्नडाइक का बिल्ली पर, तो देखिए यहां क्या किया गया? लीवर जो है वो नीचे की तरफ लगाया गया। कहां? प्रयोग संख्या 1। ऐसे कीजिए कि प्रयोग संख्या 1 है ये। इसमें क्या है? लीवर नीचे की तरफ लगा। अब यहां बिल्ली ने उछल कूद किया, सारे स्टेप्स फॉलो किए, उसके बाद वो सीख गई कि नीचे की तरफ लीवर है, इसको दबाने के बाद पिंजरा खुलता है, ये सीख गई। अब थॉर्नडाइक कहते हैं कि अगर उसको अगली परिस्थिति को सेकंड सिचुएशन दे दी जाए, यानी कि प्रयोग संख्या 2 दिया जाए, कभी फिर ऐसा ही उसको क्या दिया जाए? पिंजरा दिया जाए और उसमें पुनः लीवर नीचे की तरफ लगाया जाए, तो बिल्ली बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के इस पिंजरे को भी खोलने में सफल हो जाएगी। कारण क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां क्या हैं? दोनों परिस्थितियां समान है। लीवर यहां भी नीचे की तरफ था, लीवर यहां भी नीचे की तरफ था, इसलिए सादृश्यता का नियम यहां अप्लाई हो। क्या? सादृश्यता का नियम अप्लाई होगा। अगर इस लीवर को नीचे के बजाय ऊपर की तरफ लगा दिया जाए तब थॉर्नडाइक कहते हैं कि बिल्ली को नए सिरे से अधिगम करना होगा, मुश्किल होगा। अगर परिस्थितियां समान होती हैं तो प्राणी का अधिगम बेहतर होता है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं अपने अगले नियम पर। अगला आता है साहचर्य रूपांतरण का नियम, या कुछ लोग इसको साहचर्यात्मक रूपांतरण भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि वास्तव में परिस्थितियां उस अकॉर्डिंग नहीं होती हैं जैसे कि प्राणी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। सपोज दैट कि आपने पावलोव का सिद्धांत पढ़ा होगा। पावलोव का सिद्धांत आपने अभी हमने नहीं बताया, लेकिन आपने पढ़ा होगा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। उसमें आपने पता है ना, देखा कि संकेत के आधार पर प्राणी कोई ना कोई एक्टिविटी कर देता है। वास्तव में वो सिचुएशन उसके सामने होती नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी जाती है कि प्राणी समझता है कि ये सिचुएशन सही है ना। हाँ, जब ऐसे कभी परिस्थितियों को आपके सामने बदल करके आपसे कोई व्यवहार करा लिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? साहचर्यात्मक रूपांतरण। सपोज अगेन कि आपको, जैसे हम लोग जनरली शब्द में प्रयोग करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करना,
कहते हैं ना इमोशनली ब्लैकमेल, किसी परिस्थिति से आपको जोड़ दिया जाए फिर आप व्यवहार कर दें। तो ये आपका होगा सहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। हालांकि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो केवल और केवल थॉर्नडाइक के मुख्य नियम ही महत्वपूर्ण है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और यहां जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत था उसका शैक्षिक निहितार्थ देखते हैं। क्या देखते हैं? शैक्षिक निहितार्थ देखते हैं या शिक्षा में उपादेयता देखते हैं। क्या देखेंगे? शिक्षा में उपादेयता, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत हमें क्यों पढ़ाया जाता है या किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी होगा, कैसे बालकों के लिए अधिगम कराने के, तो कहते हैं कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। किसके लिए? मंदबुद्धि बालकों के लिए थॉर्नडाइक का। बस थोड़ा सा समय और लूंगा, उसके बाद ये वीडियो अपनी समाप्त हो जाएगी। कप्तान साहब, मंदबुद्धि बालकों के लिए क्यों? क्योंकि मंदबुद्धि बालक जिनकी IQ 90 से कम होती है, IQ लेस देन 90 होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? मंदबुद्धि बालक बोलते हैं। आपने इनकी विशेषता में पढ़ा होगा, ये जब आप हमारे साथ आगे पढ़ेंगे तो हम समावेशी शिक्षा बताएंगे। उस समावेशी शिक्षा में आप देखेंगे कि मंदबुद्धि बालकों की विशेषता क्या होती है। तो विशेषता में एक बिंदु बेटा ध्यान देना कि ये बालक जो होते हैं वो सीखने में क्या होते हैं? पीछे होते हैं। सीखने में पीछे होने का मतलब है कि आसान विषय वस्तु को भी सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? मंदबुद्धि बालक बोलते हैं। तो थॉर्नडाइक ने भी सिद्धांत दिया, वो क्या है? उनका सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि है। क्या है? प्रयास एवं त्रुटि है। इसका मतलब कि सीखने के लिए प्रयास करेंगे, होगी क्या? त्रुटियां होगी, फिर हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। और मंदबुद्धि बालकों के साथ भी यही कंडीशन अप्लाई होती है कि वो सीखने का प्रयास तो करते हैं लेकिन उनसे क्या हो जाती है? त्रुटियां हो जाती हैं। तो मंदबुद्धि बालक भी अगेन एंड अगेन एफर्ट करते हैं और ये सिद्धांत भी बताता है कि अगेन एंड अगेन एफर्ट करके हम चीजों को सीख सकते हैं। इसलिए कहते हैं थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है ये मंदबुद्धि बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। इसके साथ साथ और किन के लिए उपयोगी है? तो बेटा कठिन विषय वस्तु, कठिन विषय वस्तु को समझाने के लिए यह सिद्धांत उपयोगी होता है। अब आप सोचोगे कठिन विषय वस्तु क्या है? जैसे किसी बालक को गणित सिखाना है। क्या सिखाना है? गणित सिखाना है। किसी बालक को अंग्रेजी सिखाना है। क्या सिखाना है? अंग्रेजी पढ़ानी है। या हम कहते हैं किसी बालक को कंप्यूटर की जानकारी देनी है, कंप्यूटर का प्रयोग करना है। किसी बालक को साइंस के प्रयोग करने हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं जहां पे उसको कठिनाई होती है, ऐसे प्रयोगों में हम थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं जहां वह अगेन एंड अगेन एफर्ट करके चीजों को सीख सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर ढंग से आपने इस वीडियो को देखा होगा और नीचे एक सकारात्मक कमेंट हमारे लिए जरूर छोड़ करके जाएंगे, जिससे हम अगले वीडियो में दोगुनी उत्साह के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।